again, thank you so much for coming. If I can start by saying कि आप हमें थोड़ा सा ये बताएं, अपनी जर्नी के बारे में बताएं बिफोर वी स्टार्ट टेकिंग क्वेश्चंस, क्योंकि जो हमने सुना है इतना फैसिनेटिंग है, थोड़ा सा अगर आप हमें वो बताएं और हमें ये बताएं कि व्हाट इंस्पायर्ड यू टू जॉइन पॉलिटिक्स एंड योर जर्नी इनटू जनसुराज, दैट वुड बी लवली एज वेल। हमें ये मालूम है कि आप नेतरहाट से हैं, आपके फेलो हाटी अनुज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बहुत सारे और लोगों को भी जोड़ा है अनुज जी ने, तो हमें थोड़ा बहुत मालूम है, बट आपसे पता चलेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। Good evening everyone, and thank you Nilofar for your initial words. मुझे नहीं मालूम whether all of us will be comfortable in Hindi or in English, but I'll try and speak as much Hindi as possible. Sir, आप हिंदी में बोलिए। Everyone will be comfortable in Hindi if they are Bihari मूल। हिंदी और कुछ मगही भी बोल दीजिएगा तो अच्छा रहेगा सर। मगही वेरी गुड। तो मेरी जर्नी शुरू हुई थी 10 साल की उम्र में, जर्नी ऑफ स्टडी, बिकॉज उसके पहले मैं जमुई में, जहाँ मेरे पिताजी पोस्टेड थे, वहां पे मैं सरकारी स्कूल में पढ़ता था। और उसके पहले बहुत छोटी छोटी जगहों पे, जैसे सिमुलतला, नागी डैम, ऐसी जगहों पे मेरे फादर की पोस्टिंग थी, पर उन सब जगहों के बारे में मुझे बिल्कुल याद नहीं है। 10 साल की उम्र में जब मैं जमुई में था तो नेतरहाट के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ। उसके बाद 7 साल नेतरहाट में, 5 साल IIT कानपुर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करते हुए 1985 में मैं वहां से निकला था और मैं IIT दिल्ली गया था एमटेक के लिए। बट उसके बाद वहीं पे मैंने यूपीएससी की जर्नी शुरू की और 1988 में मैंने इंडियन फॉरेन सर्विस ज्वाइन किया। मेरी लैंग्वेज थी पर्शियन, सो आई हैड टू गो टू ईरान। आई लेफ्ट फॉर ईरान इन 1990 for 2.5 years, learned Persian, and since then for 35 years मैं फॉरेन सर्विस में डिप्लोमेट बनकर रहा। 35 years में मैं 25 साल देश से बाहर रहा, जिसमें 8 कंट्रीज थी, स्टार्टिंग विद ईरान, हॉलैंड, नेपाल, टर्की, म्यांमार, ये सारी कंट्रीज थी पहले, जबकि मैं जूनियर पोजीशंस पे था। 2011 में मैं पहली बार बेलारूस में एम्बेसडर बन के गया। वहां से 2015 में यूक्रेन आया। 2018 में मैं एडिशनल सेक्रेटरी बनकर वापस दिल्ली आया था और 2021 में इंडोनेशिया एम्बेसडर बनकर गया। इंडोनेशिया में जो भी एम्बेसडर होता है वो तिमोर लेस्टे का भी कंकरेंटली एक्रेडिटेड एम्बेसडर होता है। फरवरी 2023 में मैं कार्य से निवृत्त हुआ और उसके बाद मैं ग्रेटर नोएडा में अपने घर में, वहाँ IFS कॉलोनी है एक, वहां पे अपने घर में मैं और मेरी वाइफ और बच्चे वहां रहते थे। पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का कभी मेरा मन नहीं था, क्योंकि जितनी मैंने अपनी जिंदगी में देखा था, पॉलिटिक्स में केवल 3 तरह के लोग ही आते थे, या तो जिनके पास बहुत सारा पैसा हो, जो कि पैसा फूंक कर वोट खरीद सकें, या फिर बाहुबली लोग हों जो दबंगई करके अपना वोट ले सकें, या फिर परिवारवाद से लोग हों। और इनमें से कोई भी किसी भी कैटेगरी में मैं नहीं आता था। राजनीति से मेरा दूर दूर का रिश्ता नहीं होना था। वो केवल एक चांस मीटिंग थी और फोर्स्ड कह लें एक मीटिंग थी प्रशांत किशोर जी के साथ, और पहली मीटिंग में ही मैंने उनसे कहा था, वो शायद 20 सितंबर की बात है इसी साल, मैंने उनसे कहा था कि भाई राजनीति से मेरा बहुत इंटरेस्ट नहीं है बिकॉज ऑफ दीज रीजंस। तो उन्होंने कहा था कि अगर आप जन स्वराज पार्टी के बारे में जानना चाहें तो उसमें इन तीनों ही चीजों का कोई महत्व नहीं है। हम लोगों को उनकी मेरिट पे लेते हैं और चाहते हैं कि अच्छे लोग हमसे जुड़ें जो कि समाज के लिए कुछ सोचते हैं और समाज को कुछ वापस देना चाहते हैं। तो मैंने और मेरी पत्नी ने यही सोचा कि एक ईमानदार कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है, और हमने उनसे कहा, उन्होंने हमसे कहा, प्रशांत जी ने हमसे कहा कि आपकी फैमिली में से कोई एक आदमी हमें चाहिए। तो सबका डिसीजन यही हुआ कि आई शुड ज्वाइन,
बिकॉज मैं अपने दोनों बच्चों के साथ और अपनी पत्नी के साथ प्रशांत जी से मिलने गया था। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो कोई एक आदमी 30 तारीख को आकर हमसे मिल लें। 30 सितंबर को 30 सितंबर को हम गए। मेरी वाइफ नहीं जा पाई थी क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, खांसी ज्यादा हो रही थी। सो 30 सितंबर को जब हम गए तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आपने मन बना लिया है, आपका स्वागत है और आप 2 तारीख को हमारे साथ मंच पर चलिए, बस एक छोटा सा भाषण तैयार कर लीजिएगा। उन्होंने उस समय तक कुछ नहीं बताया था कि क्या होने वाला है, बस यही था। 2 तारीख को हम गए और उन्होंने जब मंच से ऐलान किया तो मैं भी उतना ही आश्चर्यचकित था जितना बाकी लोग थे। बाकी कहानी आप जानते ही हैं। सो ये जर्नी है हमारी जन स्वराज पार्टी ज्वाइन करने की। पर इससे आगे मैं मोनोलॉग में कुछ नहीं बोलूंगा। I'll respond to all your questions and I am open to any and every question. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. That's a lovely story. आपने जो सुनाई, हम आपसे फर्स्ट को मिले थे। हमारा जन स्वराज ओवरसीज का एक कंटिंजेंट आपसे फर्स्ट को मिला था पटना में, and in fact I'm guessing none of us knew then and not even you knew, तो आपको भी नहीं मालूम होगा। अब मैं इनवाइट करूंगी आदित्य को, जो हमारे मीटिंग होस्ट हैं, to start inviting people for questions. Over to you, Aditya. Thank you so much, sir, and Aditya. Yeah, hi everyone, and hello, sir. Sir, my name is Aditya Anand, and we just met last week in Patna. I hope you remember. I live in Dublin here, and I'm one of the core member of Jan Swaraj Overseas, and I'm also leading the Europe chapter as well as social media team here. Sir, firstly, I would like to thank you for joining us today. So this is our, we are honored that you are here and joining our Jan Swaraj general meeting. And generally we hold this meeting fortnightly every month. And so today, as you were joining, so every member were very enthusiastic, and we had a lots of questions, but we tried to take the relevant ones and as well as try to cover the most part of the world. So before opening the question and answer session, I would request everyone to mute themselves, and I will ask number wise. I will request everyone to ask their questions, and they can briefly introduce themselves in maybe in 1 or 2 lines, and then they can ask the questions as quickly as possible. So being the host, I will take the privilege and will start with my own question. Sir, my question is what were your key takeaways from the recent Vidhan Sabha by-election, and what do you think we can do better to perform better in 2025? Thank you, Aditya. It's a relevant question. मैं इस बात से शुरू करूंगा कि हमारे लिए ये एक टेस्ट था जो कि हमें अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को बताता। ऑब्वियसली चाहे हम 1 सीट जीतते या 4 सीट जीतते, उससे बिहार को बदलने का काम तो होना नहीं था। इसलिए रिजल्ट of winning or losing was not material that much. पर ये है कि हमने अपने आप को इस तरह से टेस्ट करना था कि 2 साल की पदयात्रा और लगभग 10 दिनों का इलेक्शनरिंग जो कैंपेन था, जो हमने अपने सिंबल के साथ किया था, क्योंकि हमें सिंबल 1 तारीख को मिला था, 1 नवंबर को, और 11 तारीख तक इलेक्शनरिंग होनी थी। उसके बीच में 2 दिनों के लिए दिवाली थी, 2 दिनों का छठ था। इफेक्टिवली हमने 6-7 दिनों की ही कैंपेनिंग की थी अपने सिंबल के साथ। इन सब का क्या असर हुआ है लोगों पर, ये जानने के लिए ये एक बहुत अच्छा मौका था। और हमने देखा कि लगभग 10% वोट शेयर हमें मिला। इस 10% वोट शेयर का मतलब है लगभग 65,000 वोट्स। तो जहां एक तरफ ये डिसअपॉइंटिंग है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी और 2 सालों की पदयात्रा के बाद भी हमारा संदेश साउथ ऑफ बिहार में नहीं जा पाया था, लेकिन
ये बहुत रिमार्केबल बात थी कि विदाउट एनी पदयात्रा, विदाउट एनी स्ट्रक्चर इन प्लेस, 6-7 दिनों की कैंपेनिंग में हम अपने बस्ते को, अपने संदेश को 65,000 लोगों तक पहुंचा पाए। ये मेरे ख्याल से एक रिमार्केबल अचीवमेंट है। और मुझे लगता है कि हमें जो अगली लड़ाई लड़नी है, उसके लिए हमारे पास जो समय है, उसमें हम निश्चित रूप से लगभग 40% वोट शेयर लेने में सफल होंगे। उसके मेरे इस फिगर के पीछे एक कारण है। जब 2 अक्टूबर को जनस्वराज की स्थापना हो रही थी, जनस्वराज पार्टी की, तो हमारे मेंबर्स की संख्या 1 करोड़ 7 लाख थी। और अगर आप कैलकुलेट करें बिहार की पॉपुलेशन जो लगभग 12.8 करोड़ है, उसमें जो वोटिंग पॉपुलेशन है वो 7.68 करोड़ है। इसका 60% जो कि मैक्सिमम वोटिंग है, वो अगर काउंट करें तो 4.58 करोड़ है। इसमें अगर हमें 40% वोट लाना है तो ये 1.8 करोड़ वोट ही होता है। हमारे 1.07 करोड़ ऑलरेडी हैं और हमारे पास 11 महीने का समय भी है। It is very likely that we will end up getting close to 40% of votes if we learn our lessons well. There have been quite a few lessons to be learned from this bypoll, and we all have realized and have learned. तो मुझे लगता है कि उन lessons को सीखने के बाद ये 40% वोट शेयर तो हम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। Okay, sir. That's good to know. So I will invite the next person, who is Ranjit Bhai from Oman. So Ranjit Bhai. Can I just before that just say, people please अब अपने hands raise ना करें, क्योंकि हमारे पास पहले से questions आए हुए हैं। हमने सबसे कहा हुआ था कि आप questions अपने पहले भेजें। हमारे पास एटलीस्ट 22 क्वेश्चंस हैं जो हम शायद पूरी तरह ले ना पाए क्योंकि बहुत टाइम लगेगा। तो इसलिए आप अगर अपना हैंड रेज करे हुए हैं तो वी विल नॉट बी एबल टू आस्क यू टू स्पीक, बिकॉज हमारे पास ऑलरेडी पहले से क्वेश्चंस आए थे और हमने ये रिक्वेस्ट किया था कि लोग पहले से क्वेश्चंस भेज दें हमको। तो मृत्युंजय जी एंड अदर्स, सुनील एंड ऑल, प्लीज अनरेज योर हैंड्स, हाथ नीचे कर लें। एंड ऑल्सो प्लीज म्यूट योर सेल्फ, आई कैन सी समवन। सो रजनीश जी, इफ यू कैन म्यूट योर सेल्फ प्लीज, आपकी तरफ से हाँ आवाज आ रही है। थैंक यू। रंजीत भाई प्लीज गो अहेड। गुड इवनिंग सर, आई एम रंजीत। मैं समस्तीपुर के मोरबा ब्लॉक से हूँ। ओमान में मेरा ऑपरेशन है। मेरा एक ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा हम लोगों को पार्टी ऑर्गेनाइजेशन और उसके स्ट्रक्चर के बारे में बताएं, स्पेशली लीडरशिप, कितने कमिटीज होंगे और वेरियस यूनिट्स क्या होंगी उसकी, और कब तक अनाउंस हो जाएगा। थैंक यू रंजीत जी। सबसे पहले तो ये साफ कर लें कि पार्टी के नाम पे, जनस्वराज पार्टी के नाम पे ऑफिशियली अभी तक केवल प्रेसिडेंट ही है। जो लीडरशिप काउंसिल बननी है वो अभी प्रोग्रेस में है और बहुत जल्दी इसका अनाउंसमेंट हो जाएगा। इसकी फाइनलाइजेशन का प्रोसेस चल रहा है। इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीज हैं या ब्लॉक लेवल कमिटीज हैं या पंचायत लेवल कमिटीज हैं, वो उन सारी जगहों पे हैं जो जहां जहां प्रशांत किशोर जी की पदयात्रा हो चुकी है। उनमें भी कुछ जगहों पे कुछ कमियां हैं जिसको हम लोग जल्दी ही दूर करेंगे। लेकिन जहां जहां प्रशांत किशोर जी की पदयात्रा नहीं हुई है, वहां पर डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी या प्रखंड लेवल कमेटी या ब्लॉक लेवल कमेटी, ये सब अभी बननी बाकी है और उस पर काम चल रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू।
थैंक यू। Thank कैन you, आई sir. सॉरी आदित्य, वन मोर थिंग, मैं मुझे किसी ने अभी रिमाइंड किया चैट में, तो मैं बोल दूं, जो लोग जिनके क्वेश्चंस हैं, जो लोग हैंड रेज कर रहे हैं, वी आर वेरी सॉरी, हम जैसे मैंने कहा हम आपके क्वेश्चन नहीं ले पाएंगे, मगर अगर आप वो क्वेश्चंस आदित्य को भेज दें व्हाट्सएप के थ्रू, या अपने टीम लीड को भेज दें, या चैट में डाल दें, तो हम इंश्योर करेंगे कि सर को हम वो क्वेश्चंस भेज दें जो आज नहीं हम ले पाए हैं, और फिर वो हम व्हाट्सएप के थ्रू आपके पास उनके आंसर्स भेज देंगे। इज दैट ओके सर? Yes, yes, absolutely fine. Thank you so much. Over to you, Aditya. Yeah, so next member जो है वो शैलेश शाही है यूएस से। So शैलेश जी आप अपना क्वेश्चन पूछिए। Thank you so much, Aditya bhai, and namaste, Manoj sir. We are Namaste, so happy Shailesh. that. So my name is Shailesh Sahi. I'm a scientist in University of Iowa, and I'm deeply rooted to Gopalganj, Bihar. रंजीत मिश्रा जी ऑलरेडी मेरे क्वेश्चन के काफी पार्ट कवर कर लिए हैं, तो मैं थोड़ा सा उसमें ऐड करूंगा, और आपको बेसिकली मैं थैंक्स करूंगा, चूंकि मैं क्वेश्चन वापस लेता हूं, कि आप ज्वाइन किए हैं और आप हमारे ओवरसीज के भी फीलिंग को समझेंगे बिहार के रूट लेवल फीलिंग के साथ साथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको ज्वाइन करने के लिए। रंजीत भाई के क्वेश्चन में मैं जस्ट ऐड करूंगा थोड़ा सा, कि हम जानना चाह रहे थे कि ब्लॉक लेवल एंड पंचायत लेवल कमेटी और ग्राउंड लेवल अपना स्ट्रक्चर कितने दिन में पूरा हो जाएगा, एक रफ आइडिया, ताकि हम ओवरसीज अपने लिंक को कनेक्ट कर पाए वहां से। ये एक ऐसा प्रोसेस है शैलेश जो फेज वाइज चलेगा। ऑब्वियसली यू कांट एक्सपेक्ट एवरीथिंग टू कम एट द सेम टाइम, लेकिन मुझे लगता है कि ये पूरा प्रोसेस कम से कम 2 महीने और लगेंगे। जनवरी एंड या फरवरी की बिगिनिंग 2025 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये प्रोसेस पूरा हो जाएगा। क्योंकि उसके बाद आपको पता है, शायद आपने नोटिस किया होगा, फरवरी एंड या मार्च बिगिनिंग में हमें अपना विजन डॉक्यूमेंट भी रिलीज करना है। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि हम जनवरी एंड या फरवरी बिगिनिंग में ये प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन मैं इसमें एक चीज और ऐड कर दूं, शायद अगला कोई आदमी पूछना चाहे, कि हमने रियलाइज किया है इस उपचुनाव में कि इन कमिटीज के अलावा एक और ग्राउंड वर्क तैयार करना बहुत जरूरी है, जिसको हम लोग बूथ कमिटी कहते हैं। बूथ कमिटी के लिए तैयारी होना बहुत जरूरी है। इन 4 उपचुनाव में, 4 विधानसभा के उपचुनाव में, वहां हमसे थोड़ी चूक हो गई थी, क्योंकि जो बूथ कमिटी के मेंबर लास्ट मिनट में बनाए गए, उनमें से बहुत लोग हमारे से सिंपैथी रखते भी नहीं थे, और हमसे वहां पे कुछ चूक हुई थी। तो जरूरी है कि ये सब काम पहले हो जाए और अच्छे से जांच परख करके ये काम हो जाए। जी। एंड सर इसमें जस्ट टू ऐड कि जो पदयात्रा जो बाकी जगह पे जहाँ नहीं हुई है, क्या प्रशांत जी फिर से वो पदयात्रा स्टार्ट करने वाले हैं? एंड लाइक हमारे पास अब 11 मंथ है, तो लाइक इज इट पॉसिबल कि हम पूरा बिहार कवर कर पाएंगे 2025 से पहले? मुझे लगता है कि इस सवाल का आंसर प्रशांत किशोर जी को खुद ही देना चाहिए। मैं इसमें कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा। इंडिकेशंस तो यही है कि ये पदयात्रा वैसे ही चलेगी जैसे पहले चल रही थी, लेकिन जैसा मैंने कहा, ये प्रशांत किशोर जी को आंसर करना चाहिए। थैंक यू सर। सो आवर नेक्स्ट मेंबर इज आशुतोष फ्रॉम फिनलैंड। तो आशुतोष आप अपना क्वेश्चन पूछें। जी नमस्ते, मेरा नाम आशुतोष है। मैं बिहार के भागलपुर जिले के बाकरपुर गांव से हूँ। मैं अभी फिनलैंड में एप्लीकेशन ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग में अपनी पीएचडी कर रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन जो है वो जो इलेक्शन कैंपेन पे 4 सीटों में जनसराज ने किया उसके ऊपर था। प्रशांत किशोर अक्सर अपने भाषण में कुछ वाक्यों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना है, आप मुझे वोट दें या ना दें, मैं यहाँ आपका वोट लेने नहीं आया हूँ। क्या आप लोगों को लगता है कि ऐसे जो वाक्य हैं ये जनस्वराज का सही मैसेज लोगों तक नहीं पहुंच पाता है, लोग उसे मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं? क्योंकि ये जनसाधारण है, जो साधारण लोग गाँव में रहते हैं, जो वोट देंगे, उनकी बौद्धिक क्षमता, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी बौद्धिक क्षमता में अंतर होता है। तो जो चीजें हमें काफी अच्छी लगती हैं, क्या गाँव में रहने वाले लोगों को ये समझ आती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रशांत जो कहना चाहते हैं उसको वो लोग मिस इंटरप्रेट कर ले रहे हैं वहां पर, और इसके कारण एक लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस
और एक एरोगेंस की भावना उनको पहुंच रही है इसके कारण। जय बिहार, धन्यवाद। या आशुतोष, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि वंस अगेन अच्छा होगा ये क्वेश्चन अगर प्रशांत किशोर जी खुद आंसर करें। और जहां तक मेरा सवाल है, मैं राजनीति के क्षेत्र में अपने आप को नोविस मानता हूं और मेरा सौभाग्य है कि इस नोविस को एक ऐसे फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड के रूप में प्रशांत किशोर जी मिले हैं जिनको बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स ने अपना फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड माना है। तो उस हिसाब से he becomes a person from whom I have to learn quite a lot of tricks on how to do politics। और मैं नहीं चाहूंगा कि मैं उनके किसी भी चीज पर कोई कमेंट करूं, लेकिन जो पब्लिक डोमेन में आया है उसको लेकर मैं आपको कुछ रिस्पॉन्स देता हूं। हमें ग्राउंड लेवल पे बहुत सारे विलेजर्स से कभी कभी ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन मिला कि अरे प्रशांत किशोर जी तो कहते हैं कि हम वोट नहीं मांगने आए हैं, तो हम अब क्या करें बताइए। हमने उन लोगों को समझाया कि बात यह है कि प्रशांत किशोर जी आपको एक चीज समझा रहे हैं कि जन सुराज क्या मैसेज, क्या संदेश आपको दे रहा है। और वो कहते हैं कि अगर आप ये संदेश नहीं समझेंगे तो आप जिसे चाहे वोट करें। समथिंग लाइक दिस इज द मोरल ऑफ द होल स्टोरी। और लोगों ने इस बात को समझा, लेकिन एज फार एज वो स्टेटमेंट अपने आप में कंसर्न्ड है, कुछ लोगों को ये मिसलीडिंग लग सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। आपकी जो शंका है वो सही है और उसे हमने ग्राउंड में भी लोगों से पता किया है। दूसरा पार्ट जो आपके क्वेश्चन का है वो ये कि हम प्रशांत किशोर जी ऐसी चीजों को वापस फिर से यूज करेंगे या नहीं करेंगे। 4 उपचुनाव में जहां पे पदयात्रा नहीं हुई थी वहां पे ऐसे सेंटिमेंट्स को बोलना एक तरह से प्रशांत किशोर जी के स्टाइल से मैच करता है, क्योंकि आप उनकी पदयात्रा के भाषणों को देखें तो किसी जर्नलिस्ट ने इंडिया में भी कहा कि ऐसा लगता है कि आपकी ये पदयात्रा नहीं, डांट यात्रा है। वो लोगों को बताते रहते हैं कि आपने कहाँ गलती की, क्या करना चाहिए। तो उसी संदर्भ में आप इसे भी देख सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये चीजें अब धीरे धीरे सुधर जाएंगी। अब ये मेन लड़ाई है, 243 सीटों की लड़ाई है। हम सब ने इस प्रोसेस में अभी तक ऑलरेडी बहुत सीखा है। मैं पर्सनली ये सोचता हूँ कि ये मेरे लिए एक बहुत अच्छा क्या कहते हैं उसे, इंट्रोडक्शन, प्रोबेशनरी पीरियड रहा। ये 4 उपचुनाव जो है, इट वाज अ वेरी गुड प्रोबेशनरी पीरियड जिसमें मैंने बहुत कुछ सीखा। पहली बार मैंने इलेक्शनरिंग में भाग लिया, पहली बार मैंने जाना कि क्या क्या डायनामिक्स होती हैं ऑन द ग्राउंड। तो इट वाज अ वेरी गुड लर्निंग प्रोसेस। I hope I have answered your question, Ashutosh. Yeah. Thank you, sir, and thank you, Asutosh. So our next member is Gautam from Singapore. So Gautam जी, आप अपना क्वेश्चन पूछिए। थैंक यू। सर, मेरे रूट्स गया से हैं, मैं अभी करेंटली सिंगापुर में बेस्ड हूँ। मेरा सवाल शायद आपके पहले 4 आंसर्स से लग रहा है कि थोड़ा जल्दी हो गया। व्हाट आई वांटेड टू आस्क वाज कि जेएसओ मेंबर्स अपने आप को कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं ताकि वी आर बेटर अलाइंड विद योर इनिशिएटिव्स एंड योर फोकस एरियाज फॉर 2025। This is a very good question and I wanted to touch on this whenever somebody asks me on this. 2-3 चीजें हैं जो मैं क्लियरली अपने दिमाग में अभी तक सोच चुका हूं जब से मैं आदित्य से मिला हूं। कुछ चीजें मैंने आदित्य से भी बात की थी जब वो 1 सप्ताह पहले लगभग आए थे हमारे ऑफिस। जो सबसे पहली चीज मेरी दिमाग में आती है, ये इलेक्शनरिंग के समय जब मैं गांव गया तो मैं जैसा कह रहा था आदित्य से, कभी कभी मैं ट्रैवल करते हुए किसी एक कॉर्नर को देखता था किसी गांव में, तो इमेजिन करता था कि अगर ये चीज हॉलैंड में होती तो कैसी होती, किस तरह से दिखती।
आप सब लोग देश से बाहर रहते हैं, जगह जगह रहते हैं, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू टेक नोट ऑफ दीज काइंड ऑफ स्पेशल फीचर्स अपने सराउंडिंग में, आप जहां कहीं भी हैं। और जब आप अपने गांव आए या बिहार वापस आए, तो कोशिश करें कि विथ मिनिमम इन्वेस्टमेंट विच यू कैन डू। मुझे मालूम है कि आप में से बहुत लोग इन्वेस्ट करते हैं, कोई स्कूल बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ बिल्डिंग कर रहा है। मैं चाहता हूं कि आप अपने विलेज में एक ऐसा कॉर्नर बनाइए जिसको देख के कोई भी कहे कि हाँ, गांव हो तो ऐसा हो, विकास अगर हो गांव में तो ऐसा हो। एक एग्जाम्पल चाहिए, और गांव में लोगों के पास अगर वो एग्जाम्पल हो तो उनकी आंखें भी खुलेंगी, उनको समझ में आएगा कि डेवलपमेंट के नाम पे और क्या हो सकता है। मैं जैसे उस दिन गया था तरारी विधानसभा क्षेत्र में, एक नहर थी, उसके ऊपर एक पुलिया थी, दोनों तरफ रोड थी, और मुझे अच्छी तरह, इट वाज लाइक अ पिक्चर पोस्ट कार्ड इन माय माइंड, कि अगर ये हॉलैंड में होता तो कैसा दिखता, कितना सुंदर दिखता, और यहाँ पे उसकी क्या हालत है। ऐसी चीजें मैं चाहूंगा कि आप ध्यान दें और इसे नोटिस करने की कोशिश करें। दूसरी चीज, आप एज एन एनआरआई अपने गांव में, अपनी फैमिली में, अपने डिस्टेंट रिलेटिव्स में एक स्पेशल प्लेस रखते हैं। अगर आप जनसुराज के सिद्धांतों से अग्री करते हैं, तो आप अपने परिवार में, एक्सटेंडेड फैमिली में, फ्रेंड सर्किल में ये मैसेज दें। आपसे मिला हुआ ये एक मैसेज उनको कुछ ज्यादा ही कन्विंसिंग लगेगा। मुझे लगता है कि ये आपका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। ये दूसरी चीज। और तीसरी चीज है, वो मेरे नेतरहाट के ही एक बहुत सीनियर है, मुझसे लगभग 12-13 साल सीनियर हैं, जो कि पहले जर्मनी में 10 साल रहे, उसके बाद पिछले 40 सालों से वो यूएस में डॉक्टर हैं। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी प्रक्रिया शुरू की है। उन्होंने एक स्कूल को, मुजफ्फरपुर में एक स्कूल को गोद लिया और उसे एक मॉडल स्कूल में कन्वर्ट कर दिया। ये प्राइवेट स्कूल है, लेकिन बच्चों से या उसके पेरेंट्स से उनकी इनकम के आधार पे पैसे लिए जाते हैं, और बाकी जो मंथली खर्चा है, जो एक्स्ट्रा चाहिए, वो ये जो हमारे सीनियर हैं वो खुद देते हैं। और वो उन्होंने कहा, मैंने उनसे बात की, अभी वो आए हुए थे हमारे ऑफिस, तो उन्होंने कहा कि मुझे हर महीने मुश्किल से 1.25 लाख रुपए देने पड़ते हैं, और इसमें सारा कुछ हो जाता है, बाकी चीजें स्कूल में सेल्फ रनिंग है। ये एक इतना अच्छा मॉडल मुझे लगा, क्योंकि 1,70,000, 1,80,000, 2 लाख रुपए कुछ ऐसे एनआरआईज के लिए जो कि वहां वेल सेटल्ड हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा नहीं पिंच करने वाला है। तो ये एक मॉडल है, ऐसा एक मॉडल है जिसको आप लोग भी फॉलो कर सकते हैं। ये 3 चीजें तो कम से कम मैं ऑफ हैंड इमीडिएटली आपको बता सकता हूँ। थैंक यू सर। जब आपसे बात हुई थी, एंड थैंक यू गौतम एज वेल, जब आपसे बात हुई थी एंड देन आफ्टर दैट ओनली मैं अपने गांव गया था, एंड मैंने गांव के कुछ लोगों से बात किया, एंड आई एक्सप्लोर्ड की एक छोटा सा चीज जो हम सब लोग अपने अपने गांव में कर सकते हैं, जो हमारे यहाँ छठ बहुत फेमस फेस्टिवल है। एंड तो अगर हम सब अपने अपने गांव में, छठ घाट जो होती है वो मोस्टली जो है सो अच्छे से नहीं बने हुए हैं, अच्छे से वो बिल्डअप नहीं है। जब वो टाइम आता है तब वो क्लीन अप करके एंड हम अपना अपना छठ घाट बनाते हैं। तो अगर हम परमानेंटली वहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन कर दें, थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव नहीं होगा वो, एंड दैट विल बी अ ह्यूज बूस्ट टू द विलेज, क्योंकि विलेज एरिया में और या फिर टाउन जो भी है, तो हर जगह छठ घाट का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो एक वे बहुत कम एक्सपेंस में, एंड इट विल शो अप कि आपने अपने गांव के लिए, और इसका सिग्निफिकेंस इतना ज्यादा है कि इट विल शो अप कि आपने अपने गांव के लिए और लोगों के लिए कुछ किया है। So it could be one of the examples. I completely second Adit's idea. Yeah. So thank you, sir. So our next
speaker will be Vinita. She is from US, and she Okay. has some relevant questions. So yeah. विनीता के क्वेश्चन पूछने से पहले मैं एक और चीज बता दूं। गौतम ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि हाउ कैन ओवरसीज पीपल JSO मेंबर्स कैन हेल्प, एंड वन मोर थिंग दैट आई जस्ट क्विकली ऐड इन बिटवीन, मैं कह रही हूँ कि पीपल हु आर वाचिंग दिस, अभी जो हमारे मेंबर नहीं है हमारे साथ इस मीटिंग में जुड़े हैं, या जो लोग इसको बाद में कहीं यूट्यूब के जरिए देखेंगे, अगर आप अभी जनसुराज ओवरसीज नेटवर्क से नहीं जुड़े हैं चैप्टर से, तो आपको आदित्य के पीछे आप देख सकते हैं, आदित्य के बैकग्राउंड में येलो वो लगा है बैकग्राउंड, हमारा चुनाव चिन्ह है वहां पे, और आदित्य के हेड के ऊपर आपको हमारा ईमेल दिख रहा होगा, jsukchapter@jsylp.org। अगर आप अभी हमारे मेंबर नहीं हैं और आप भारत के बाहर रहते हैं और आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो आप इस पर ईमेल करके हमसे जुड़ सकते हैं। प्लीज हमें ईमेल करें। कई लोग हैं इस मीटिंग में हैं, विनीता भी जो क्वेश्चन पूछ रही है वो भी हमें कांटेक्ट किया उन्होंने इस ईमेल के थ्रू, और आज वो हमारी USA में मेंबर है। तो थैंक यू फॉर लेटिंग मी स्पीक। विनीता, आप अपना क्वेश्चन पूछ लें। Thank you, Nilofer. Yeah. Thanks, Nilofer. As Nilofer said, my name is Vinita. I'm from US chapter. I joined JSO probably like 10 days ago. I have a great experience so far. So मैं यहाँ पे एक IT professional हूँ. I consider myself very simple, like US living person. So far my question was related to Padyatra. Looks like so. I don't know, as you briefly answered that it's morely on Prashant Kishore, but my question was that I am from Bihar Sharif Nalanda. तो मैं वहाँ के लोग, मैं भी छठ में इंडिया गई थी, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस वही था कि लोगों से मैंने जब बात करी, वहाँ के जो भी अपने फैमिली थे या हाउस हेल्प्स थे, जब उनसे मैंने बात करी अबाउट जनसुराज, so people were not like, they vaguely knew, but they did not know like a lot about Jansuraj, and even the people knew, they did not take it as a serious alternative. And to answer that to myself is कि वहाँ पदयात्रा भी हुई नहीं है, तो इसलिए नहीं है। तो मैं जब लोगों से बात अभी भी करने की कोशिश करती हूँ, and that is the one area that I feel like I can contribute more. I am very like vocal, but जब भी मैं लोगों से बात करती हूँ तो उनको पता ही नहीं है कुछ। तो आपको कोई आइडिया है कि बिहार शरीफ नालंदा दैट एरिया में कब तक पदयात्रा होगी, so I can tell them कि आप जाइए, इन्वॉल्व होइए, that kind of stuff. Thank you Vinita for your question. चूंकि हमारे पास रिलेटिवली कम समय बच गया है, जैसा कि आप जानती हैं कि 18 डिस्ट्रिक्ट की पदयात्रा करने में प्रशांत किशोर जी को 2 साल लगे, और हमारे पास अभी लगभग 18-19 और भी बाकी हैं। तो मुझे लगता है कि पदयात्रा में कुछ न कुछ बदलाव तो आएगा। द मोड ऑफ डूइंग पदयात्रा, कुछ न कुछ बदलाव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा जो चीज हुई है वो ये कि हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को बनाने के लिए पदयात्रा की वेट अभी नहीं करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि जहां कहीं हमें सूटेबल लोग मिल जाते हैं, वहां हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को बनाना शुरू कर देंगे। तो मुझे लगता है कि नालंदा, बिहार शरीफ या ऐसी कुछ जगहों पे ऐसी कार्रवाई हम जल्दी ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने पहले किसी सवाल के जवाब में कहा था कि बाय जनवरी एंड तो सर्टेनली हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हम लगभग पूरा बिहार इस तरह से कवर करेंगे कि लोगों को जनसुराज का मैसेज मिले, वहां पे जनसुराज का कोई ऑफिस खुले, कोई ना कोई कमिटी मेंबर रहें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और जहां कहीं पॉसिबल हो ब्लॉक लेवल पे भी। क्योंकि जहां पदयात्रा नहीं भी हुई है, वहां से बहुत सारे लोग, लोकल लीडर्स, लोकल सोशल वर्कर्स, उन लोगों ने हमारे साथ आकर काम किया इन 4 विधानसभा उपचुनाव के दौरान। तो हमारे पास एक अच्छा स्ट्रक्चर है बहुत सारी जगहों पे, जहां जहां पदयात्रा नहीं भी हुई है, वहां हमें अंदाज है कि हम किन लोगों को ये जिम्मेदारी दे सकते हैं। तो मैं जानता हूं मेरा क्वेश्चन आपके सवाल के हिसाब से पूरा नहीं है, पर इससे ज्यादा अभी इस पर कुछ और कहा नहीं जा सकता। थैंक यू।
थैंक यू विनीता। एंड वन ऑफ द टेक अवे जो हमारा आई थिंक अभी रिसेंट इलेक्शन जो हुआ है, बाई इलेक्शन, इज दैट कि हम चारों जगह में हमारा कोई ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर नहीं था और प्रशांत जी का वहां पे अभी तक पदयात्रा हुआ नहीं है। एंड आई थिंक एटलीस्ट एट 2 प्लेसेज, इमामगंज और बेलागंज में वी हैव डन वेरी वेल। सो आई थिंक अट्रैक्शन है लोगों में, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि हम ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करें एंड देन आफ्टर दैट भी उनका पदयात्रा जितना हो सके उतना आगे चले। सो थैंक यू सर। एंड आवर नेक्स्ट स्पीकर विल बी अब्दुल रहमान सर, ही इज फ्रॉम कुवैत। सर आप अपना क्वेश्चन पूछिए। हेलो नमस्कार सर, मेरा अब्दुल अब्दुल रहमान है और मैं 1 अक्टूबर में आके, नमस्ते सर, और मैं औरंगाबाद से बिलोंग करता हूँ और मैं आपसे मिला भी 2 अक्टूबर को भी इवेंट में मैं था। मेरा क्वेश्चन है सर कि इन दिस बाई इलेक्शन 10% अप्रॉक्सीमेटली 10% जो वोट है वो इनकरेजिंग है हमारे लिए, फिर भी इनकरेजिंग है इस हिस्से से। लेकिन आने वाले जो इलेक्शन है वो इलेक्शन बड़ा ही महत्व रखते हैं हम सब के लिए। उसके में एक जो शिफ्ट हुआ है मैंडेट, एक पार्टी से दूसरी पार्टी जो हम सब देखे हैं, जो शिफ्ट हुआ मैंडेट, उस मैंडेट में दलित माइनॉरिटी, बिकॉज आपने जैसे कहा कि बाहुबली का जो है ना ये इलेक्शन होता है, इस शिफ्ट में बाहुबली का जो है ना ज्यादा से ज्यादा जो है ना जोर रहता है, स्पेशली दलित और माइनॉरिटी का। तो उनके इंटरेस्ट को और कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा इन केस ऑफ एनी इवेंचुअलिटीज। ओके, थैंक यू वेरी मच अब्दुल रहमान साहब। इस उपचुनाव में चुनाव प्रचार के दौरान हमने और हमारे साथियों ने लगभग हर गांव में, हर परिवार में अपना संदेश दिया था और हमें भरोसा था कि हमारे हमारे वोट का परसेंटेज 10% से तो सर्टनली बहुत ज्यादा होता, ये हमारी सबकी एक्सपेक्टेशन थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बहुत सारे कारण हैं। उनमें से एक ये भी था कि 11 तारीख को जब चुनाव प्रचार खत्म हुआ तो 11 की रात से लेकर 13 की सुबह तक लगभग 1.5 दिन में ही दूसरे पार्टी के लोगों ने सारे हथकंडे अपना लिए, चाहे वो साम हो, दाम हो, दंड हो या भेद हो, सारे हथकंडे अपना लिए। पैसों को पानी की तरह बहाया गया और बहुत सारे लोगों को डराया धमकाया भी गया, बहुत सारे लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल किया गया। ये सारी चीजें हुई हैं। हमारा इस पे टेक यही है, दो चीजें हैं। एक तो ये कि बिहार में स्पेशली गांवों में हम बहुत देर से पहुंचे थे उनके पास और बाकी पार्टी के लोग उनके पास पहले आए थे और बहुत सारे लोगों ने उनको वादा किया था कि हम आपको वोट करेंगे। हमने पाया कि बिहार में गांवों में जनरली लोग वादा खिलाफी करना पसंद नहीं करते हैं। एक तो ये कारण था। दूसरा ये था कि हमसे उन्होंने खुद कहा इस बार रहने दीजिए, हम आपको 25 में जरूर वोट करेंगे। कारण हमें लगा, उसका मेन कारण ये था कि वो हमारे सिद्धांतों को समझ गए थे और उससे खुश भी थे। लेकिन वो इस बार ये रिस्क नहीं लेना चाहते थे क्योंकि ये 7-8 महीनों का इलेक्शन था और वो अपने एरिया के बाहुबलियों को नाराज नहीं करना चाहते थे जो उन्हें डरा धमका कर गए थे। आगे आने वाले इलेक्शन में ये सारी चीजें नहीं होंगी। एक तो ये इलेक्शन 5 साल का होगा, दूसरा हम अपने सारे वोटर्स के पास इतनी बार और इतनी तरीके से पहुंच चुके होंगे कि और इतनी जल्दी पहुंच चुके होंगे कि उनको किसी और को वादा करने की जरूरत नहीं होगी। हमें लगता है कि इस बाईपोल से जो हमने सीखा है
वो बहुत वैल्यूएबल है, और उसका इस्तेमाल अगर हमने ठीक ठीक किया आने वाले चुनाव में, तो हमें, जैसा मैंने पहले कहा, कम से कम 40% वोट शेयर तो मिलना ही चाहिए। Okay, thank you, sir. Thank you very much. Thank you. And so our next speaker will be Alok from UK. So Alok जी, आप अपना क्वेश्चन पूछिए। नमस्कार। Alok, एक नमस्ते मिनट, आलोक। डिस्टर्बिंग सर, वी आर कमिंग अप टू एन आवर। हमारे पास अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप थोड़ा सा हमें टाइम फ्रेम बता दें जब तक हमें क्लोज करना है। तो आर वी गुड टू टेक अ फ्यू मोर क्वेश्चंस आफ्टर आलोक? Till 8 o'clock? Sorry, till 9 o'clock. 9 o'clock. Okay. Brilliant. Okay, thank you, sir. Thanks. हाँ, तो नमस्कार सभी मित्रगणों को। और मैं यहाँ मैनचेस्टर में रहता हूँ। मैं बेसिकली पटना से हूँ और यहाँ पे आईटी में काम करता हूँ एज ए डिलीवरी हेड। मेरा सर सवाल है कि हमारा जो अभी सबसे प्रमुख लक्ष्य है 2025 का इलेक्शन, जिसके लिए अब हमारे पास 1 साल का समय रह गया है। बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां हैं और मैंने ये प्रशांत किशोर जी के बहुत सारे इंटरव्यू में सुना है कि इंडिया टीम या कांग्रेस क्यों नहीं जीत पाई, बिकॉज बीजेपी 4 साल पहले से तैयारी करती है 2022 के इलेक्शन के लिए, राम मंदिर कब बनेगा, इसके संदर्भ में उन्होंने अपना विचार रखा है बहुत बड़े बड़े फोरम में। और प्रशांत किशोर इसी चीज के लिए जाने जाते हैं, उनकी पहचान इसी से बनी है स्ट्रैटेजी बनाने में। तो हमारा जन स्वराज का स्ट्रैटेजी किस दिशा में है, उसके बारे में अगर कुछ हमें मिले कि हम 2025 का जो लक्ष्य भेदने के लिए जो कर रहे हैं प्रयास, उसमें हम किस तरफ जा रहे हैं, हम इनकी जो पीछे की कंपनियां हैं वो किस तरह से चल रही है। दूसरी चीज इसी में दूसरा भाग करना चाहता हूँ कि पद यात्रा अभी बंद है। पद यात्रा सब जगह अगले 1 साल में 18 जिले 19 जिले जो अभी आपने बताया कि वो कवर नहीं हो सकता है, तो वो हम कवर जो गैप है उसको हम फुलफिल कैसे करेंगे सो दैट कि हमारा जो 25 का लक्ष्य है उस पे उसका कुछ असर नहीं पड़े। बहुत सारे हमारे मित्र लोगों ने यहाँ पे अभी कहा कि उनके गांव में लोगों को पता नहीं था, नॉर्थ बिहार में हमें पता नहीं था, साउथ बिहार में लोगों को नहीं था, जिस इलेक्शन जहां हुआ वहां पे पद यात्रा नहीं हुई थी, वो नहीं हो पाएगी 25 तक में। तो हम उस चीज को कैसे, उस ऑब्स्टेकल का सब्स्टिट्यूट क्या निकाल रहे हैं? ओके आपका पहला क्वेश्चन क्या था? 2025 के लिए हमारा रोड मैप किस दिशा में जा रहा है, कैसे ओके, कर रहे हैं? ठीक है। मैंने और कई लोगों ने भी पहले कई बार कहा है कि हमारी लड़ाई किसी राजनीतिक दल से नहीं है। हमारी लड़ाई केवल और केवल अपनी कैपेबिलिटी से है कि हम कितने लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं और कितनी इफेक्टिवली पहुंचा सकते हैं। जो आपने प्रशांत किशोर जी के पुराने कामों के बारे में कहा, बीजेपी या कांग्रेस या जो भी, ये एक कंप्लीटली दूसरा इक्वेशन था। और बीजेपी कितने सालों से तैयारी कर रही है और क्या क्या कर रही है, चाहे वो राम मंदिर बना रही हो या जो कुछ भी कर रही हो, ये बिहार के संदर्भ में लागू नहीं होता। बिहार के संदर्भ में ये सारी की सारी पार्टियां, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, लालू यादव हो या आरजेडी नीतीश बाबू हो, इन सब की केवल एक ही पहचान यहाँ है और वो है बिहार को पिछड़ा रखने की। इन सब ने मिलकर बिहार को 40-50 सालों में कंटिन्यूअसली पिछड़ा रखा है। जन स्वराज का जो संदेश है वो इसी के कारणों और इसके समाधान को लोगों को समझाने के बारे में है। और मुझे लगता है कि हम इसमें कोई कुताही नहीं बरतेंगे। हमें ये मालूम है कि हमारा ये संदेश हर आदमी को, हर औरत को, हर परिवार में, हर गांव में मिल जाना चाहिए। जहां तक पदयात्रा की बात है, हमने पहले आपसे कहा है थोड़ा बहुत, लेकिन आगे मुझे लगता है कि आपको ज्यादा इंक्विजिटिव
होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो कि प्रशांत किशोर जी की अपनी स्ट्रैटेजी है। पदयात्रा उनके दिमाग की उपज है, पदयात्रा उनका बेबी है, तो लेट हिम हैंडल द वे ही वांट्स टू हैंडल। इफ यू आर स्टिल इंक्विजिटिव, then I'll suggest you ask him this question, and it's not proper for me to answer this question at this forum. Thank you. धन्यवाद सर। Thank you, Alok, and thank you, sir. So the next speaker will be Navneet from US. So Navneet, आप अपना क्वेश्चन पूछिए। हेलो, नमस्कार मनोज जी, मेरा नाम नवनीत कुमार है। नमस्ते, मैं यहाँ अटलांटा जॉर्जिया यूएसए में रहता हूँ, और जैसा कि आपने शुरू में बताया, आप जमुई के पास आपका बचपन बीता, तो मैं उसके पास बिहार में लखीसराय से आता हूँ। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, प्रशांत किशोर जी ने आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है इस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में। और मेरा क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। आई थिंक अभी आलोक जी ने और ज्ञान जी ने उस पर टच बेस किया, मैं उसी को थोड़ा और एलिब्रेट करना चाहूँगा कि जैसे हम अगर बिहार को देखें तो बिहार में एक नई राजनीतिक पार्टी बनाना बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम है, जहां पहले से इतनी स्टैब्लिश्ड पार्टीज हैं, कास्ट बेस्ड फेसेस का इतना दबदबा है। तो आप इस चुनौती को कैसे देखते हैं और कैसे पार करेंगे? और इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करूंगा कि जैसे जनसुराज का डिजिटली तो काफी अच्छा प्रेजेंस दिखता है, राइट, और लोग जो भी कनेक्टेड हैं वहाँ पे है, बट नेक्स्ट 300 डेज में ऐसी कौन सी 3 बातें हैं, जैसा कि आपने कहा कि हम अपनी बात लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो ऐसी कौन सी 3 या 4 बातें हैं जिसपे आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे ताकि वो जनसुराज को ट्रस्ट करें, उनको वोट दें? और इसका कॉन्टेक्स्ट इससे है कि जैसे भले ही रेलिवेंट हो ना हो बिहार में, बट जैसे कि पार्टियां चाहे वो रिजर्वेशन पे बात करती हो, टेम्पल पे बात करती हो, करप्शन और लोकपाल पे बात करती हो, ऐसे कुछ प्रमुख हैं, तो जनसुराज ऐसी कौन सी 3 बातों पे फोकस रखेगा आने वाले 300 डेज में ताकि लोगों का विश्वास इस पार्टी पे हो और वो वोट में तब्दील हो? थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। मुझे लगता है कि आप सब लोगों ने जो अभी जुड़े हैं हमसे इस मीटिंग में, उन सब लोगों ने प्रशांत किशोर जी के बहुत सारे भाषणों को कई बार कई तरह से सुना होगा, इसीलिए उन सारी चीजों को रिपीट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ चीजों को मैं इलैबोरेट करना चाहूंगा। जैसे जनसुराज पार्टी बिहार में बदलाव लाना चाहती है, हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि ये बदलाव क्या है, क्या बदलाव हम चाहते हैं। प्रशांत किशोर जी ने भी बहुत बार इसके बारे में कहा है, लेकिन मैं जब लोगों को समझाता हूं तो उसमें कुछ चीजें ऐड करता हूं, और मैं चाहूंगा कि मैं आपको वो चीजें बताऊं। मेरे ख्याल से बिहार में जो बदहाली है उसके पीछे 2 प्रमुख कारण मैं रखता हूं। एक, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम, कानून व्यवस्था का खराब होना, और दूसरा करप्शन। और इन दोनों के बारे में मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। सबसे पहले करप्शन। करप्शन की शुरुआत मेरे ख्याल से इलेक्शन के समय से होती है। इलेक्शन में जो उम्मीदवार होते हैं, अभी तक यही ट्रेंड रहा है 40-50 सालों में, हर उम्मीदवार 10 करोड़ 15 करोड़ रुपए लगाता है, जिसमें जो भी उसमें जीता या विधायक बना या मंत्री बना, उसका पहला एम होता है कैसे वो 10-15 करोड़ वापस मिले, और इतना ही नहीं 10-15 करोड़ और मिल जाएं जिससे कि अगले चुनाव में उसके लिए आसानी हो। ये पैसे वो कहां से लेगा? या तो कंसर्न ठेकेदारों से लेगा, या सीनियर ऑफिसर से डिमांड करेगा, पुलिस तंत्र से डिमांड करेगा। ये सीनियर ऑफिसर्स अपने जूनियर ऑफिसर से डिमांड करेंगे। ये साइकिल ऐसा है कि अंत में जो जनता से डायरेक्टली कांटेक्ट में आते हैं, चाहे वो पुलिस स्टेशन हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे गवर्नमेंट ऑफिसेज हो, इन सब जगह जो करप्शन हमें दिखाई देता है उसका रूट सबसे ऊपरी लेवल पे है, जिसकी शुरुआत चुनाव से हुई थी। हम कहते हैं
अपने उम्मीदवारों के लिए कि वो जमीन से जुड़े हुए लोग होंगे, सच्चे लोग होंगे, जिनको जनता ने चुना है, जनता जिनको चुन कर लाएगी, उनको अपने आप अपने फंड से करोड़ों रुपए लगाने की जरूरत नहीं होगी। हम ये आशा करते हैं कि इन्हें जब चुना जाएगा, विधायक बनेंगे, उनमें से कुछ मंत्री बनेंगे, तो उनके पास वो लालच नहीं होगा जो उन्हें करप्ट होने के लिए मजबूर करे। ये तो हुआ करप्शन। दूसरा है ये कानून व्यवस्था। इसकी प्रॉब्लम क्या है? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। पाटलिपुत्रा इंडस्ट्रियल जोन बना था 5-7 साल पहले। जब ये बना, बहुत फैनफेयर के साथ लगभग 100 अच्छी कंपनियों ने इसे ज्वाइन किया। आज क्या हालत है 5-7 साल बाद? गिनकर शायद 20-22 कंपनी वहां बची हैं। बाकियों में क्या हुआ? उनके एस्टैब्लिशमेंट के महीने 10 दिन के पहले 7-8 गुंडे आएंगे तलवार और राइफल वगैरह लेकर और कहेंगे कि ये जमीन हमारी थी, आप हमें 10 करोड़ रुपए मुआवजा दो और हमारे 100 आदमी को अपनी कंपनी में नौकरी दो। कौन इन्वेस्टर ऐसा चाहेगा? अगर कानून व्यवस्था ठीक होती तो क्या यह होता? इन्वेस्टर्स नहीं आते हैं बिहार में। इसका एक कारण ये भी है, जब जन सुराज का शासन आएगा, जब भी आए, 3 महीने के अंदर हम लॉ एंड ऑर्डर को सही कर देंगे, ये हमारा वादा है। और ये करना बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि हम किसी रंगदार से, किसी भी बाहुबली से या किसी और पैसे वालों से हम कोई ऑब्लाइज नहीं होंगे। तो हम उनको सही सही ट्रीटमेंट करके उनका इलाज करेंगे। इन ए वे कहा जाए, एक बार लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खत्म हो गई तो इन्वेस्टर्स को यहां लाना आसान हो जाएगा, रोजगार पैदा करना आसान हो जाएगा। उसके अलावा हमारे पास और भी तरह तरह के स्कीम हैं जिनसे हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि the rate of growth and the change in the pattern of investment in Bihar will be visible in an extremely short time. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. I think this is very elaborative answer and काफी यूजफुल है, जो लोग बाद में भी देखेंगे कि हम क्या डिफरेंसेस हम करने वाले हैं जब हमारा गवर्नमेंट आएगा। एंड आई थिंक दिस विल बी अ वेरी impactful answer for them as well. So next speaker will be Syed Asrafi from Dubai. So sir, आप अपना क्वेश्चन पूछिए। सैयद अशरफी सर, आप हैं यहाँ? Okay, I think he is not here, but okay. Yeah, I'm here actually. Yeah. Thank you for inviting me for the question. Thanks मनोज जी for your time. Actually the core issue जो अभी तक प्रशांत जी बता रहे थे कि एजुकेशन पे है। बेसिकली मैं पिछले काफी डिकेड से लगा हुआ है एजुकेशन पे। जो कोर प्रॉब्लम हम लोगों का है, बहुत सारे नॉट ओनली जस्ट इन रूरल एरियाज, इवन इन अर्बन एरियाज, जो स्कूल्स में जो बच्चे पढ़ते हैं वो गरीबों के बच्चे हैं, वो ड्रॉप आउट्स बहुत ज्यादा है और उनको बैक टू स्कूल लाना बहुत ही डिफिकल्ट काम है, जिसपे हम लोग काफी दिनों से भी काम कर रहे हैं, बट वी आर नॉट गेटिंग लॉट ऑफ सक्सेस। तो कुछ इस तरह का कोई प्रोग्राम है जिसमें ऐसे बच्चे जिनको उनके पेरेंट्स अपने छोटे मोटे बिजनेस में लगा करके बहुत छोटी उम्र में इंगेज कर लेते हैं और एजुकेशन की तरफ नहीं भेजते हैं, ड्यू टू द सिचुएशन, एम्प्लॉयमेंट नहीं है और ये नहीं है वो नहीं है, उसकी वजह कर, तो उन बच्चों को लाना बैक टू स्कूल, इट इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क एट व्हाट वी हैव एक्सपीरियंस। So what is your idea about it? How Jan Swaraj can bring them back to the school? जी, थैंक यू शकील जी। शिक्षा नीति पे एक इलैबोरेट चर्चा हो रही है और मेरे ख्याल से बहुत सारे विद्वान लोग इस पे गुफ्तगू कर रहे हैं और उसका आउटकम हमें शायद फरवरी एंड तक मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ अ क्लियर डायरेक्शन
as to how the education policy will be shaped. लेकिन मेरे अपने भी कुछ ख्याल हैं जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। इसे मेरा पर्सनल व्यू ही समझा जाए, पार्टी का व्यू नहीं समझा जाए। इन 4 विधानसभा उपचुनाव में जब मैं गांव-गांव जा रहा था, तो पहली बार मुझे फर्स्ट हैंड ये दिखाई दिया कि एजुकेशन को लेकर समस्या कहाँ-कहाँ है। गांव में जो सवर्ण और बड़े लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, उनके बच्चे तो आराम से पब्लिक स्कूल में जाते हैं, ढेर सारे पब्लिक स्कूल आसपास हैं। कुछ फैमिली में जो मिडिल क्लास मान लीजिए गांव के लेवल से ही, उसमें कुछ बच्चे हैं जो कि गांव के आसपास कोई रेजिडेंशियल स्कूल हो तो वहां चले जाते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा तबका है हर गांव में, और मोस्टली ये दलितों और अल्पसंख्यकों के परिवारों में देखा गया है, मैंने देखा है। वहां पे बच्चे अभी भी ऐसा लगता है कि 2 सेंचुरी पहले की जिंदगी जी रहे हैं। मतलब 2 सेंचुरी पहले उनके 8 जनरेशन या 10 जनरेशन पहले जो उनके एंसेस्टर्स थे, वो अपने बचपन में जैसे घूमते होंगे अपने गांव में, उनकी सिचुएशन आज भी वैसी ही है। अधनंगे, बिना चप्पल के, कोई नहाने धोने का इंतजाम नहीं, घर का कोई इंतजाम नहीं, और लावारिस यहाँ वहां भटक रहे हैं। हमने पूछा स्कूल जाते हो? बहुत लोगों के पास तो कोई जवाब नहीं। जो लोग स्कूल जाते हैं, जो बच्चे, वो केवल मिड डे मील खाने जाते हैं और वापस खाना लेकर आ जाते हैं। स्कूलों के भी, गवर्नमेंट स्कूलों की भी लगभग यही हालत है। तो करें क्या? 2 स्टेप है। सबसे पहला, गांव के जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनको सुदृढ़ बनाना। आजकल टीचर्स को बहुत अच्छी सैलरी मिलने लगी है, और इन टीचर्स की बहाली में जो धांधली है उसको रोककर ऐसे टीचर्स को लाना जो कमिटेड हों। ये तो पहला स्टेप हुआ। लेकिन यहाँ पे वो बच्चे नहीं आएंगे जो कि दलितों के या अल्पसंख्यकों के हैं। उनके लिए केवल एक ही तरीका है, उन सारे बच्चों को अपनी फैमिली से अलग कर दो। उनको एक रेजिडेंशियल स्कूल बनाओ जहां पे वो अपनी फैमिली से हटकर रेजिडेंशियल स्कूल में 5 साल केवल रखो उनको। ग्रेड 1 से ग्रेड 5, ग्रेड 6 तक अगर आपने उनको 5 या 6 साल के लिए अपनी फैमिली से अलग कर दिया, तो अपने आप उनको शिक्षा की अहमियत समझ में आएगी। उसके बाद वो अपने पेरेंट्स को भी ये सिखाने के लायक हो जाएंगे कि नहीं, मुझे काम नहीं करना है, मुझे थोड़ा और पढ़ना है। अभी होता क्या है, अगर हमने उनको ठेल ठाल कर, एनजीओ लोगों ने ऐसा कई बार प्रयास किया है, दलितों के बच्चों को, सबसे निचले पायदान पे जो परिवार हैं, उनके बच्चों को उठाकर स्कूल में डाल दिया, उनको ड्रेस दे दिया, उनको किताबें दे दी। ठीक है, दूसरे वो घर आए, दूसरे दिन जब वापस गए तो उनके ड्रेसेस खराब हैं, उनके किताबें सब चिथड़ी हो गई हैं, क्योंकि उनके और उनके पेरेंट्स के पास कोई इल्म नहीं है कि शिक्षा का क्या महत्व है, कैसे बच्चों को शिक्षित करना है। उन्होंने न खुद देखा है, न उनके 7-8 जनरेशंस ने देखा है। आप कैसे उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो स्कूल की शिक्षा की इंपॉर्टेंस को समझेंगे? एकमात्र तरीका है कि ऐसे बच्चों को हर गांव से निकालकर उनको एक रेजिडेंशियल स्कूल में डालकर 5 साल के लिए ट्रेनिंग दी जाए। जैसा मैंने पहले कहा, ये मेरी पर्सनल फीलिंग है, एंड आई डू नॉट वॉइस दिस एज द पार्टी लाइन। थैंक यू। Thank you, sir. Thanks a lot. It's now clear. Actually,